काबिज है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, आज सर हमारे साथ आए हैं। आप सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू और कमिश्नरी में वकालत करते हैं और इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपका अनुभव 33 साल का है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अनुभव जो 33 साल का होगा तो उनकी व्यस्तता कितनी होगी। उसके अमूल्य समय जो हमें दिया उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। आप सर थोड़ा परिचय आप अपना खुद दें। मैं राम बचाने एडवोकेट खटीमा में मुझे प्रैक्टिस करते करीब 32-33 साल हो गए हैं और मेरा रुझान रेवेन्यू सिविल में ज़्यादा रहा है और मैं रेवेन्यू और सिविल की ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। और इस विषय में अगर आप हमसे कुछ जानकारी चाहेंगी तो मैं आपको भरसक प्रयास करूँगा कि सही जानकारी आपको दूँ। सर थोड़े से क्वेश्चन में लाई हूँ। सर यदि जैसे कोई व्यक्ति है जी। वो किसी जमीन पर काबिज है तो उसको मालिक बनने के लिए क्या कार्रवाई करनी होगी? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, हम लोग जहाँ पर हैं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर एक थारू बाहुल्य क्षेत्र है हाँ जी। और यहाँ पर लोग ज़मीन किसी के पास है, बहुत बुरी रहा है। तो यहाँ पर एक है अपने अधिकारों की घोषणा। उत्तराखंड जमींदारी उन्नयन भू राजस्व अधिनियम की धारा 229 भी एक धारा है। उसके तहत आप अपने अधिकारों की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय हुआ असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, उनके यहाँ आप ये अपना दावा ला सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या होगी, आपको असल मालिक के खिलाफ यानी कि एडवर्स पोजीशन जिसे कहते हैं, मुखालफाना कब्जे के आधार पर आप अपने अधिकारों की घोषणा के लिए एसडीएम साहब के यहाँ अपना बात दायर करेंगे और उस मुकदमे को सिद्ध करने का भार आपके ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर 2 विकल्प हैं। थारू जनजात की जमीन के लिए तो एक तरह से सरकार ने बैन लगा रखा है। लेकिन उसमें एक शासनादेश आया था कि 3 जून 1981 को अगर एससी/एसटी के लैंड पर कोई व्यक्ति काबिज है और 3 जून 1981 को उसका कब्जा 12 साल हो गया है, तब वो अपने अधिकारों की घोषणा कर सकता है। उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसको भूमिधर बनाएगी। और बाकी और के लिए जैसे सामान्य जाति हैं, सामान्य जातियों के लिए 12 साल का है कि अच्छा। दोनों एक ही जात के हैं तो उसके लिए वो 12 साल अपना कब्जा सिद्ध करेगा, वो भी क्या मुखालफाना कब्जे के आधार पर। तब आपको कोर्ट जो है अगर आपकी बातों से सहमत होती है तो आपको वो वर्ग 1 क संक्रमणी भूमिधर का अधिकार दे दे। अगर सर जैसे ये तो खटीमा की बात हुई, ये उत्तराखंड में किसी और जगह का हो? ये हर जगह पूरा ये जो मैंने बताया ये पूरा उत्तराखंड में आपका लागू होगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन सर ये है, यदि खतौनी में किसी व्यक्ति का नाम गलत अंकित हो गया है, जी। जो खतौनी बनती है अंदर तहसील से किसी का नाम गलत अंकित हो गया है, तो क्या उसे हम सही करवा सकते हैं? बिल्कुल सही करा सकती हैं। अच्छा उसके सर लिए कैसे? उसके लिए उत्तराखंड भू राजस्व अधिनियम हाँ की जी। धारा 33 सहपठित धारा 39 एलआर एक्ट की है। जी। अगर आपका नाम सपोज कर लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम राम भरोसे है हाँ जी। और क्लेरिकल गलती से राम प्रसाद हो गया है, हाँ, हाँ, हो जाता है हो सर। जाता है ना, तो अपना वो बताएगा साहब देखिए मेरा नाम राम भरोसे ही है, गलती से क्लेरिकल गलती से ये मेरा नाम राम प्रसाद हो गया है, इसको दुरुस्त कर दिया जाए। वो एसडीएम साहब के यहाँ लगता है, तहसीलदार साहब उसमें रिपोर्ट लगाते हैं और जांच करते हैं और सारे रिकॉर्ड लेने के बाद से ये आ जाती है फाइंडिंग कि आपका वास्तविक नाम जो है राम भरोसे है, तो कागजात मामले खतौनी में वो दुरुस्त हो जाता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये आपके समरी प्रोसीडिंग में आता है और तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आती है, उसको एसडीएम साहब फाइनल टच करके उसको नाम दुरुस्त करते हैं। सर वो कितना टाइम लगता होगा? बहुत रेयर साहब, मुश्किल से आपका अधिकतम 45 दिन अच्छा 45 दिन के अंदर हो जाएगा? हो जाएगा वो। समरी प्रोसीडिंग है, इसमें कोई ज़्यादा आपको रेगुलर सूट दायर करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल दरख्वास्त लगती है, सिंपल दरख्वास्त एक जाँच होती है, राजस्व निरीक्षक जो होगा आपका वो देखेगा और रिपोर्ट बना करके तहसीलदार साहब को देगा, तहसीलदार साहब उसको रिमार्क करके एसडीएम साहब के यहाँ भेजेंगे, एसडीएम साहब से फाइनल टच होकर के वो नाम दुरुस्त हो जाता है और सही नाम खतौनी में दर्ज हो। उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सर अब जो हमारा एक खाता बँटवारे के जो मुकदमे हैं वो कैसे करें? जैसे कोई व्यक्ति अ
जो है हम चाह रहे हैं हमारा खाता अलग अलग हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, और खास करके ये प्रॉब्लम है आजकल अधिकांश देखने को मिल रही है। खाता बंटवारा, यानी कि एक आदमी से ज्यादा एक खतौनी में अगर 2 भाई हैं, तो अपना वो खाता आधा-आधा कर सकते हैं। अब अधिकांश ये देखने को मिल रहा है कि 2 भाई थे, उसमें से कोई बेचता गया। जिसने बेचा उस जगह पर कोई और आके उसका नाम आ गया। अब आगे चल के जब खतौनी चेंज होती है तो सब जो होते हैं, एक सबसे हाँ, बायाँ कॉलम है, हाँ, खतौनी है कॉलम 4 में, तो सबके नाम आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये डिटरमाइन नहीं हो पाता कि इसमें किसका कितना हिस्सा है और कितना रकबा है। तो उसके लिए आप इन परेशानियों से बचने के लिए अब बैंक में जाएँगे आप, तो बैंक कहता है पहले अपना खाता बताओ कि इसमें आपका कितना हाँ, हिस्सा है, उसी के हिसाब में आपको लोन देंगे। हाँ, तो उसके लिए धारा 176 जमींदारी उन्मूलन एक्ट की धारा है, वो एसडीएम साहब के यहाँ पाएंगे और एसडीएम साहब को बताएंगे आप कि साहब इस खाते में मेरा इतना रकबा है, इतना हिस्सा है। लेकिन वो कहने से नहीं होगा, पहले आपको बताना पड़ेगा, वंशावली देनी पड़ेगी। हमारे ऐसा है, कोई आया है तो रजिस्ट्री से आया होगा, रजिस्टर्ड सेल डीड से, उसके आप उसका विवरण देंगे कि इस फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को इतनी जमीन बेच दिया, उतना हिस्सा उसके रकबे से कम होकर के उसका अलग हो जाए और आपकी खतौनी एक सेपरेट आ जाएगी अलग। फिर आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको और विवरण जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा भी सर को इनवाइट करूंगी और आपको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। सर एक क्वेश्चन और है कि दाखिल खारिज है क्या चीज है? दाखिल खारिज बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने बड़ा चुन चुन के आज क्वेश्चन पूछा है। दाखिल खारिज देखिए बताओ, दाखिल खारिज वो प्रक्रिया है, जैसे आपने मुझे बेच दिया, हम्म, तो वो जमीन मेरे नाम कैसे आई? हाँ, मतलब देखिए, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था 1995 में, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो देखा तहसील, देखिए तहसील में कहते हैं कि साहब ये सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो तहसील में है, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। हाँ, तो इन परेशानियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हालांकि आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने एक शासनादेश जारी किया। और आप देखेंगे, अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में आज जाएंगी तो रजिस्ट्री होगी, उसकी 2 फोटोस्टेट और ले लेते हैं रजिस्ट्रार, और एक कॉपी जो होता है संबंधित तहसीलदार को भेज दिया जाता है। अब आपको दाखिल खारिज की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले लगती थी, लगाते साहब हमारे नाम ये हो जाता है, हो गया है, इसको आप दाखिल करें हमारे नाम पर, लेकिन एक कॉपी तुरंत उस संबंधित तहसीलदार को आ जाती है। तहसीलदार महोदय बिना कि सो मोटो सम्मन लेकर के भेज देंगे आपको, साहब आपने जो रजिस्ट्री कराया उसमें ये तारीख लगी है, आके आप अपना बयान दर्ज कराएं, अपना नाम दर्ज करवाएं। अच्छा, इसमें होता है तावान, एक शब्द आता है तावान, तो उसमें कहीं कहीं है कि 5 रुपया सर 10। एक चीज है, मैं वो, दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपका उर्दू शब्द है लीगल, इसका हिंदी क्या होगा सर? अब तो इतना के लिए तो फिर डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यही करते आए हैं सब। तमाम तमाम ये लगान टाइप का होगा। हाँ, लगान टाइप होता है कि सब, क्योंकि वो एक वो होता है कि जैसे ट्रांसफर हुई है जमीन, तो उसका तावान से मतलब ये है कि ये ट्रांसफर होकर दूसरे हाँ, नाम आई है, तो सरकार को 5 रुपया या अधिकतम 10 रुपये। अच्छा समझ गई। लेकिन इसमें एक बात आपको बता दूं, जो भी दर्शक देख रहे हो या देखें, तो मैं सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया में आपको एक पैसा भी किसी भी तहसील के कर्मचारी को या अधिकारी को देने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो आप डीएम साहब को शिकायत कर सकते हैं। एक पैसे का प्रोविजन नहीं है कहीं, क्योंकि दाखिल खारिज प्रक्रिया क्या है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो लगान है, भाई पहले आप दे रहे थे, मैंने खरीद लिया, अब उतने का लगान मैं दूंगा। ये है दाखिल खारिज। सर अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे नए वकील, आप जो कॉलेज से पढ़ के आते हैं, आप उनसे पूछे मैं क्रिमिनल का वकील बनूंगा, सबका एक ही रहता है मैं क्रिमिनल का वकील बनूंगा, कोई साइबर में जा रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो मैं देखती हूँ कोई रेवेन्यू का बनेगा। अगर हम रेवेन्यू में आगे जाना चाहें तो हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? ये जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, जी, उत्तराखंड राज्य जमींदारी उन्मूलन हो गया, उत्तराखंड भू राजस्व अधिनियम हो गया, ये मुख्य 2-3 किताबें हैं जो आपको जमींदारी की तरफ प्रेरित करेंगी, और क्या क्या परेशानियां, क्या क्या रास्ते हैं, वो सब आपको वहां से मिल जाएगा। सर रेवेन्यू का प्रोसीजर सिविल से चलता है, जैसा सिविल का प्रोसीजर जी। चलता है सेम रेवेन्यू का चलता है। तो जैसे आप भी सिविल और रेवेन्यू करते हैं, और हम भी यहाँ पर सिविल और रेवेन्यू में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अगर कोई नया आना चाहे तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, जो नया स्टूडेंट होगा या जो यहाँ नया आना चाहेगा? ये तो देखिए उसकी इच्छा पर निर्भर करता है
कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। जैसे कि मेरा तो शुरू से मैं बहुत वरिष्ठ तक खटीमा के मोहम्मद रजा का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद हाँ, रजा साहब बहुत यानी रेवेन्यू के इनको कीड़ा कहते हैं। जी, जी। पूरा रेवेन्यू देखें तो उनको जुबानी याद है। तो मैं तो उनका शिष्य रहा 16 साल और जो कुछ भी सीखा वहाँ से सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरा रुझान ही वहीं से रहा इसलिए मैं क्रिमिनल तरफ ज़्यादा नहीं गया। सिविल और रेवेन्यू में ही मेरा रुझान है और आज भी मैं अधिकांश अधिकांश क्या मेरे पास सब कुछ मुकदमे सिविल और रेवेन्यू के ही मिलेंगे आप। सर आप ये चाहेंगे अब जैसे जो नए जूनियर आ रहे हैं, वो सीनियर से किस तरह से सीखें? क्योंकि एक नए जूनियर के साथ आप लोगों के साथ तो ज़्यादा संघर्ष रहा होगा, हमारे साथ उतना संघर्ष नहीं है। पर वो किस तरह से सीखें? क्या चीज़ उनको अपने सीनियर के उससे सीखनी चाहिए? देखिए ये तो आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है। अगर आप गूगल से पूछे सब कुछ बता देता है। फिर भी जो आप हमारे साथ बैठ कर के जो वार्ता करके सीखेंगे, वो गूगल आपको कभी नहीं सिखाएगा। हाँ जी। तो अगर कोई जिसका उसका रुझान है और वो कहीं सीखना चाहता है, मेरे पास तो जितने आते हैं मैं तो बिना किसी फीस लिए गाइड कर देता हूँ। बहुत से ऐसे वकील आते हैं कि आप हम हमारा दावा बनवा दीजिए, दावा बनवा के दे देते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, सहयोग पूरा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ अगर मेरे पास कोई आया है, तो पूर्ण सैटिस्फाइड होके जाए। ये कहे कि हाँ, मैं भी किसी के पास गया था कुछ सीखने को मिला। मेरा ध्येय ये है और जूनियरों के ऊपर खास करके मेरा विशेष लगाव रहता है और मैं जहाँ तक भरसक कोशिश करता हूँ, मैं जितनी मदद कर सकूँ जूनियरों की उतना मदद करता थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक चीज़ देखी है जो नए जूनियर है, सर ने 33 साल वकालत करने के बाद भी सारा श्रेय अपने गुरुजी को दिया। ये बहुत बड़ी बात है। वरना कहेंगे मैंने अपने अनुभव से सीखा, पर बहुत बड़ी बात है कि आज भी उन्होंने कहे मैं उनका शिष्य हूँ। हमारे वकालत का पेशा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हम हर रोज सीखते हैं, हर मुकदमे से सीखते हैं और जो आता है नया वो संघर्ष ही है। और जो हमारी संघर्ष है, हमारी मेहनत है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, इससे ही हम भी आगे बढ़ते हैं और जो नए लोग आ रहे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। ये बहुत टचिंग पॉइंट है, हर टचिंग पॉइंट कि आप 33 साल के बाद भी कह रहे हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हमने उनसे सीखा है। थैंक यू सो मच। हूँ। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर मुझे आपने बहुत अच्छा लगा और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आए बहुत-बहुत धन्यवाद आज चूँकि आपने हमसे इतनी बात कही और ये मैं समझ रहा प्रयास करूँगा कि आप जितने जूनियर वकील हैं और जो भी वकील हैं, उनके पास भेजें और मैं ख़ास करके आपसे ये निवेदन करूँगा कि अगर ये जो आपने बनाया है, अगर रजत साहब तक भेज दें। नहीं, नहीं, भेजूँगी सर, उनका भी है अगर मैं उन तक भी भेजूँगी और कभी अगर समय मिला तो उनसे भी निवेदन करूँगी अगर वो बिल्कुल, 2-4 शब्द बिल्कुल। बोले। आजकल तो थोड़ा-सा चलने-फिरने में असमर्थ हैं, घर पे ही हैं इसलिए हाँ, अगर आप जाना चाहें तो बड़ा सहयोग देंगे आपको। चलिए मैं अ, आप आप लोग बताएं आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर से आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप बता दें। मैं सर को दोबारा भी विनती करूंगी कि वो हमारे दोबारा भी पॉडकास्ट में आए। थैंक यू नमस्कार, सर। नमस्कार।